हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर का जो पिछला लेक्चर था ना, उसमें हम लोगों ने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया था। दो टाइप का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मैंने बताया था, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। उसमें मैंने बोला था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे आइडियल बिहेवियर से, वे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं, और वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे आइडियल बिहेवियर से, वे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग का है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर का जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। काफी बड़ा टॉपिक भी है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जो है ना डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन जो हम लोग देते हैं कि किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो केवल और केवल सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पे। तो क्या बताया मैंने कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट not upon the nature of solute or solvent is called colligative property। कि किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो केवल और केवल उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करता हो, तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग क्यों बोलते हैं, तो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, प्रजातंत्र। तो लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई इलेक्शन होता है, कोई कैंडिडेट जो है खड़ा हुआ है एमएलए या एमपी के लिए, तो उसको मतलब है केवल नंबर ऑफ वोट से, वो वोट देने वाला का नेचर कैसा है, वोट देने वाला अमीर है कि गरीब है, एडल्ट है कि बूढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि कितना नंबर ऑफ वोट्स मिला, मतलब केवल नंबर से मतलब है, नेचर से उसको कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी मतलब केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से है, सॉल्यूट के नेचर से कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूट KOH है, NaOH है, NaCl है, KCl है, डजंट मैटर, डिपेंड करेगा कि जो भी सॉल्यूट है वह कितना है, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कितना है, तो इस बात पे डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी में भी वही होता है, या डेमोक्रेसी में भी वही होता है। तो डेमोक्रेसी से सिमिलर हुआ या इसलिए इसको हम लोग डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके लिए एक बात ये भी याद रखोगे कि यह केवल और केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, कंसंट्रेटेड के लिए नहीं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी वह प्रॉपर्टी जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर निर्भर करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना टोटल 4 होते हैं। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं रहने दे। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक लास्ट इसमें होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आते हैं। एग्जामिनेशन में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड राइट इट्स टाइप्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं। तो डेफिनेशन बता दिए कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 टाइप के हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सेपरेटली डिटेल में हम लोग को स्टडी करना है, और प्रत्येक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से उस सॉल्यूट का जो है मोलर मास भी कैलकुलेट करना है। तो जरा हम लोग सबसे पहला डिस्कशन करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका डिस्कशन जो है ना हम लोग पहले किए हैं, कब,
जब रॉल्स लॉ को डिस्कस किया था मैंने, रॉल्स लॉ में जब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन था तो उसमें जो रॉल्स लॉ का डेफिनेशन था वही सारा डिस्कशन अभी यहाँ हम लोग करेंगे। तो मान लें हम लोग कि ए जो है कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, जाहिर सी बात है लिक्विड सॉल्वेंट है तो वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब वेपोराइज करेगा, वाष्पशील। और बी जो है एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट है जो कि नॉन वोलाटाइल है, मतलब यह वेपोराइज नहीं करेगा। तो जैसे मान लें कि ई जो है इसमें लिक्विड है ए, हाँ इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो इवापोरेशन होगा, और बताया कि इवापोरेशन होने के बाद फिर इसमें जो है वेपर प्रेशर का बात आएगा जो पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं। तो उसमें से एक बात मैंने बताया था कि जो वेपर प्रेशर है ना यह होता है सरफेस फिनोमेना, मतलब जब इवापोरेशन होता है तो सबसे पहले वही मॉलिक्यूल वेपोराइज करते हैं जो सरफेस पे होते हैं। तो मान लें कि अभी इसके सरफेस पर ऐसा ऐसा 10 मॉलिक्यूल है, ये 10 मॉलिक्यूल किसका है, ए का है, और सभी मॉलिक्यूल्स वोलेटाइल हैं। और जब ये 10 मॉलिक्यूल वेपोराइज करेंगे तो यहाँ जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा वह भी किसके इक्विवेलेंट होगा, 10 मॉलिक्यूल के बराबर वेपर प्रेशर। अब क्या होगा कि आप इस ए में इधर से मिला रहे हो बी को, ठीक है। अब जब इधर से बी को आप मिला रहे हो तो जब बी इसमें मिलाओगे तो इस सरफेस पर अब बी का भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल आएगा। तो मान ले ऐसा बी का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं कहीं अब बी का मॉलिक्यूल आएगा इस तरह से। तो देखो सरफेस अभी भी उतना ही है, सरफेस एरिया नहीं बढ़ा है। तो जब सरफेस एरिया कांस्टेंट है तो जो सरफेस में मॉलिक्यूल है उसका संख्या भी कांस्टेंट होगा। अंतर केवल इतना है कि शुरुआत में 10 मॉलिक्यूल जो सरफेस पे था 10 मॉलिक्यूल ए था, लेकिन अब जब बी मिलाए तो अभी 10 मॉलिक्यूल ए का नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा। इसमें से मान लो कि 7 मॉलिक्यूल ए का है, 3 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर लिया बी का। सरफेस पे टोटल अभी भी 10, लेकिन 7 ए का और 3 मॉलिक्यूल किसका, बी का। अब जब तुम इस मिक्सचर को हीट करोगे जिसमें ए और बी दोनों है तो इसका अभी भी वेपोराइजेशन होगा, और इस केस में जो वेपर प्रेशर होगा वह पहले की तुलना में कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि पहले तो 10 का 10 मॉलिक्यूल वेपोराइज कर रहे थे, सभी मॉलिक्यूल जो है वोलेटाइल थे, लेकिन इस बार 7 मॉलिक्यूल ही वेपोराइज करेगा ए का, क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल है, ई जो है वेपोराइज नहीं करेगा। तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर, ये जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उसके तुलना में कम होगा। इन शॉर्ट हम लोग बोले तो जब कभी भी किसी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के तुलना में कम होता है, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वे नॉन वोलेटाइल होते हैं, वे वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखते हैं। तो अब यदि हम लोग अप्लाई करें आगे, तो यदि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालें तो वह होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। अब चूंकि बी यहाँ नॉन वोलेटाइल है तो इसका तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, ई भी हो जाएगा 0, यहाँ ई किसके बराबर हो गया 0। क्यों, क्योंकि बी क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो इस केस में पी जो है बराबर हो जाएगा किसका, पीए का। अब रॉल्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि पीए बराबर होता है किसका, तो पीए नॉट इंटू एक्सए। क्या था स्टेटमेंट रॉल्स लॉ का, कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट of a binary solution of two volatile liquids is equal to the product of its mole fraction in the solution and vapor pressure in the pure state। तो इसी Pa का वैल्यू को यहाँ पुट करो तो P बराबर हो जाएगा Pa नॉट इंटू XA। इसको जरा ऐसे हम लोग लिखें, P बाई Pa नॉट बराबर XA, दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस P बाई Pa नॉट बराबर 1 माइनस XA, तो हो जाएगा Pa नॉट माइनस P बाई Pa नॉट बराबर XP। और E जो यहाँ इक्वेशन आया यही रॉल्स लॉ को डिफाइन करता था। इस पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते थे, रिलेटिव
लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और एक्स भी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से रॉड्स लॉ का स्टेटमेंट आ रहा था कि द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। किसी भी प्योर लिक्विड सॉल्यूशन में जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा जितना, तो वह जो रिलेटिव लोअरिंग है वेपर प्रेशर का वह बराबर होगा उस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का। जैसे मान लो कि प्योर सॉल्वेंट ए है तो इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं हम लोग कि 0.8 atm है, ठीक है। जब इसमें हम लोग मिला दिए बी तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बना ए बी, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा ना, मान लीजिए 0.6 atm हुआ ऐसा। तो अभी जो इसका रिलेटिव लोअरिंग है, तो रिलेटिव लोअरिंग में क्या लिखें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब 0.8 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 0.6 डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 0.8। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा ना 0.2 बाई 0.8 मतलब 1/4 मतलब 0.25। तो ई जो है वह बराबर होगा उस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का, मतलब इतना ही मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में। तो ये रॉड्स लॉ का स्टेटमेंट था और यही हो गया इसका पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आता है कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो है हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे सॉल्यूट का मोलर मास, या उससे भी पहले कि यदि कोई पूछे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखे हो आपकी या एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो हम लोग डेफिनेशन जानते हैं उसमें है कि वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, तो वह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो आखिर कैसे या जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है पूरा लेफ्ट साइड वाला टर्म जिसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखे हैं, तो यह बराबर है xv का। xv मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ b, b यहां पे क्या है सॉल्यूट, ऐसा b जो है सॉल्यूट है। तो ये xv को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, xv मतलब हो गया nb बाई na प्लस nb, nb मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब जरा यहां देखो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अभी बताया कि वह प्रॉपर्टी जो डिपेंड करे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे तो वही कहलाता है क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से जो रिलेटिव लोअरिंग है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब सॉल्यूट का मोलर मास हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे इससे, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो इक्वेशन आया इसमें से हम लोग लिखें डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो अभी इक्वेशन हम लोग क्या देखे थे, Pa0 माइनस P बाई Pa0 इक्वल टू xp। इसको ऐसे करें Pa0 माइनस P बाई Pa0 xp को लिखेंगे Nb बाई Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन बताया रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है A और B। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वह डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के तुलना में काफी कम हो, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट। तो यहां हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, इसका मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। मतलब यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 0.8 है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B मान लो कि 0.01 है, ऐसा है। अब मान लो ये दोनों को तुम आपस में ऐड भी करोगे तो रिजल्ट में बहुत ज्यादा अंतर आएगा क्या, वो तो 0.8 के आसपास ही आएगा ना ऐसे।
तो चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बहुत कम है नंबर ऑफ मोल्स ए का, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस Na प्लस Nb को लिख सकते हैं नियरली इक्वल Na। यहां से फिर इसको हम लोग देखें तो हो जाएगा Pa0 माइनस P बाई Pa0 इक्वल टू Nb बाई Na। Na प्लस Nb को डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं Na। अभी नंबर ऑफ मोल्स आया ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कहने का मतलब हुआ गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहां से फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो जाएगा Pa0 माइनस P बाई Pa0 बराबर गिवन मास Wb बाई मोलर मास Mb। फिर यहाँ गिवन मास Wa मोलर मास Na। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो Pa0 माइनस P स्मॉल p लिखा जाता है, Pa0 बराबर Wb ऊपर चला जाएगा Na नीचे आ जाएगा Wa इंटू Mp। हम लोग को निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ B रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मोलर मास हुआ Mb। तो Mb यदि कैलकुलेट करेंगे तो Mb इक्वल टू क्या हो जाएगा Wb इंटू Ma बाई Wa इंटू इस पूरे टर्म को ले आओ यहाँ, ये पूरे टर्म को यहाँ लाओगे तो हो जाएगा Pa0 माइनस P बाई Pa0। और यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया मोलर मास डिटरमाइन करने का, जहां Mb आपका हुआ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, Wb हुआ मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, फिर Wa हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, और इसी प्रकार से Ma हुआ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद बाकी टर्म्स तो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। Pa0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non volatile solute। तो इस इक्वेशन के मदद से जो है ना हम लोग सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट, सॉल्यूट का मोलर मास जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, बाकी तो दिया हुआ रहेगा। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग यहां से निकालेंगे, और वह इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, Mb हुआ सॉल्यूट का मोलर मास, और E जो पूरा टर्म है ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों में देखो कैसा रिलेशन है, तो ये दोनों में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब कि जो मोलर मास होता है ना सॉल्यूट का, वह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना ज्यादा मोलर मास उतना कम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना कम मोलर मास उतना ही अधिक। तो इस तरह से आज हम लोग काफी डिटेल में जो है स्टडी किए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या होता है, और इससे किस प्रकार से जो है हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उससे एक क्वेश्चन क्या लिखें कि a solution is prepared by dissolving 4 gram of NaOH in 90 gram of water. If the vapor pressure of pure water at 300 Kelvin is 0.8 atm, calculate the vapor pressure of solution। क्या क्या डाटा पहले दिया हुआ है जरा वो देखो। इसमें से NaOH तो हुआ सॉल्यूट, और वाटर जो है ये हो गया सॉल्वेंट। तो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करें यहां से कि NaOH सॉल्यूट हुआ इस केस में, और वाटर जो है सॉल्वेंट। तो बार बार इतना बड़ा ना लिखें, तो सॉल्यूट को मान लें B और इसको मान लें हम लोग A। तो जो मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन में मतलब Wb वो हो गया 4 ग्राम। मोलर मास इसका फॉर्मूला से निकाल लेंगे, Mb NaOH के लिए मोलर मास कितना आएगा, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम पर
मोल। उसी प्रकार से WA मास ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट वाटर कितना मास है 90 ग्राम, तो 90 ग्राम मान लें। और इसका मोलर मास Ma वाटर का, तो फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लोगे, ये 1 × 2 + 16 कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल ऐसा। उसके बाद दिया हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 300 केल्विन पे दिया हुआ है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कहने का मतलब हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो PA0 का वैल्यू गिवन है कितना 0.8 atm। तो हम लोग को निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब P कितना होगा कैलकुलेट करना है। तो जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग रॉल्स लॉ का, उसी को अप्लाई करना है। तो वी हैव, क्या फॉर्मूला पढ़े थे अभी, PA0 - P by PA0 इक्वल टू क्या था WB इंटू MA बटे WA इंटू MB, ऐसा फॉर्मूला था। तो यहां से सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। PA0 दिया हुआ है 0.8 माइनस P तो कैलकुलेट करना है, फिर PA0 0.8 इक्वल टू WB, तो WB हो गया 4 ग्राम, MA है यहां से 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल डिवाइड बाई WA हुआ 90 ग्राम इनटू उसके बाद MB, तो MB है 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल ग्राम ग्राम सब कट जाएगा। यहां से देखो P जो है ना वो केवल एक अननोन टर्म है, तो इस P का वैल्यू यहां आसान से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0.8 माइनस P बाई 0.8 इक्वल टू, तो वो कट जाएगा, यहाँ 10 बार में कट गया, यहाँ 5 बार में कट गया, तो हो गया 1/50। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो P का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा ऐसा। इस तरह से जो है इसी एक फॉर्मूला से जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो है P निकालना था, हो सकता है किसी किसी केस में MB निकालना हो, मतलब इतना सारा टर्म्स में से कोई भी एक टर्म अननोन रहेगा, फाइंड करना रहेगा, और बाकी टर्म्स का वैल्यू जो है दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से जो एक की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम लोग आज डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, मतलब जो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।